हाँ, तो विद्यार्थियों, आज की विषम परिस्थिति में घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए, शिक्षण में व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, समय समय पर सैनिटाइज करते रहें स्वयं को, अपने आसपास की वस्तुओं को, और पढ़ते रहें। आपकी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 1 का गद्य खंड, उसमें भी पहला पाठ नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं। पुनरावृत्ति कार्य के अंतर्गत हम इस पाठ के बारे में कुछ जानकारी, रिवीजन वर्क। ये पाठ आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद 2 प्रकार की स्थिति आती है इसमें। एक तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, नंबर 1 आता है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण। नंबर 2 बोध, बोधात्मक, बोधात्मक। ये 2 तरह के प्रश्न आपके इस गद्यांश के पाठ में से आएंगे। तो इनके आने के अपने अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले गद्य पाठ में पूरा पाठ है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा के पाठ की विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न। सबसे पहले आएगा पाठ की विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न। पाठ की विषय वस्तु पर, विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न। पाठ को पढ़ा, पाठ की रीडिंग की, उस पाठ को समझा और समझ करके हमने कितना अर्थ ग्रहण किया, हमने कितनी जानकारी ली, हमें कितना ज्ञान हमारे अंदर का अर्जन हुआ, ये हमें। तो पाठ की पूरी विषय वस्तु, पाठ की विषय वस्तु क्या है? नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। ये एक यथार्थवाद का सटीक उदाहरण है। इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत को प्रदर्शित किया गया। धन और धर्म क्रम से सद्वृत्ति यानी अच्छी आदत, अच्छी प्रवृत्ति, और असद्वृत्ति बुराई यानी बुरी आदत। बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जाता है। धर्म और अधर्म को इन रूप में हम देख सकते हैं। यहां धन के प्रभाव में आलोपी दीन बंसीधर को झूठा साबित कर देते हैं, परंतु आलोपी दीन का जो कैरेक्टर है, वो चरित्र है, वो एक भ्रष्ट व्यक्ति का है जरूर, परंतु आंतरिक रूप से वो सत्य का सम्मान करने वाला। अब बंसीधर को देखिए आप। बंसीधर सत्य का आवरण ओढ़े हुए सरकारी महकमे में काम करती हैं। उसके सत्य को पैसे के बल पर आलोपी दीन झुठला देता है। एक पिता का भी इसमें चरित्र है। पिता कैसे? पिता हमेशा अपने बच्चों को सदाचार के रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। यह हमारे समाज की स्थिति। बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि सत्य बोले, हमारा बच्चा सत्य बोले, सही रास्ते पर चले। परंतु जब पड़ोस वाले मुंशी लाल जी
पिताजी को बुलाते हैं तो पहले संस्कार हम बच्चे में क्या जाते हैं कि जा बेटा कह दे पापा घर पर है नहीं। और बच्चा पिताजी के घर पर होते हुए भी उस पड़ोसी से कहता है कि पिताजी घर पर नहीं है। उस बच्चे के दिमाग, जिसको पूरी स्लेट कहा गया है शिक्षाविदों ने, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? झूठ बोलने की प्रवृत्ति बच्चे में हमने बचपन में ही डाल दी और अब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सत्य के रास्ते पर चले। हर माता पिता की होती है, परंतु यहाँ बंसीधर के पिताजी का उल्टा, वो अपने बच्चे को सीख देते हैं। अपने घर की दुर्दशा, जिम्मेदारियां, इन सब का हवाला देते हुए अपने बच्चे को भ्रष्टाचार से युक्त नौकरी करने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि जहां ऊपरी इनकम हो वो नौकरी सबसे अच्छी होती है। यानी ईमानदारी से काम करना, पद की ओर ध्यान न देना, वहां इनकम की ओर, आय की ओर ध्यान देना। वो इनकम को, क्योंकि मासिक वेतन को तो वो पूर्णमासी का वेतन बताते, पूर्णमासी का चंद्रमा बताते हैं, जो एक दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते अंत में लुप्त हो जाता है। और ऊपरी इनकम को बहता हुआ स्रोत मानते हैं, जिससे सदैव प्राप्त होती है, वो कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बहता रहता है, चलता रहता है। ये उन्होंने पीर की मजार का भी उन्होंने उदाहरण दिया। वहां निगाह किस पर होती है? चढ़ावे पर और चद्दर। कितनी अच्छी चादर आएगी, चढ़ावा कैसा आएगा, उसका महत्व। ये सारी बातें बंसीधर जी के पिता, परंतु बंसीधर में सत्य, निष्ठा और ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। नमक विभाग में नौकरी मिल जाने के बावजूद भी, नमक विभाग ऐसा विभाग था, नया नया विभाग खुला था, जहां दरोगा पद पाने के लिए सभी लालायित थे। अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ करके लोग उस विभाग में दरोगा बनना चाहते थे। वहां दरोगा बन जाने के बावजूद भी वो अलोपी दीन की नमक से भरी गाड़ियों को पकड़ लेते। अलोपी दीन आते हैं, अनुनय विनय करते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए तक उस जमाने में, परंतु वो उस प्रलोभन में ना आकर के अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं। धर्म के रास्ते पर चलते हैं, नियम के रास्ते पर चलते हैं, कानून के रास्ते पर। लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास हो अलोपी दीन का। उनका मानना था कि वो पैसे के बल पर हर चीज खरीद सकता है। यहाँ उसका भ्रम टूट गया, पैसे के बल पर वो बंसीधर को नहीं खरीद पाया। तो क्या हुआ? बंसीधर के अधिकारियों को उसने खरीद दिया। कोर्ट कचहरी, व्यापार, अदालत, सब कुछ उसके पैसे के इशारे पर। परिणाम गवाह डामाडोल हो गए, पैसे में बिक गए, मुकदमा पलट गया, दोषी बंसीधर जी को करार कर दिया गया और अलोपी दीन बाइज्जत बरी हो गए। परंतु बंसीधर की उस व्यक्तित्व की छवि अलोपी दीन ने अपनी स्टेट, अपनी जो स्टेट थी, अपनी जो संपत्ति थी, अपनी जो प्रॉपर्टी थी, उसके लिए मैनेजर पद के लिए बंसीधर को नियुक्त करके पुरस्कार दिया, उनकी ईमानदारी का पुरस्कार। इससे ये स्पष्ट होता है कि अलोपी दीन के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा थी, ईमानदारी के प्रति आस्था थी। कहते हैं अलोपी दीन ने बंसीधर को कलम देते हुए कहा लास्ट में कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्य कुशलता की चाह नहीं, ये सब की चाह नहीं है। बस मेरी तो परमात्मा से प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबा गई ये सुन।
उन्होंने कांपते हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा दिया। ये सत्य की जीत, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत। ये अब पाठ की इस विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। आपके अभ्यास के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं जो आपने किए। जैसे कहानी में आपको कौन सा पात्र सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों, ये आपकी रुचि है। आप चाहें बंसीधर से प्रभावित हो सकते हैं, आप चाहें अलोपीदीन से प्रभावित हो सकते हैं। अलोपीदीन का चरित्र चित्रण, वृद्ध मुंशी का चरित्र चित्रण, वकील पूछा जा सकता है, वृद्ध मुंशी किस सच्चाई को उजागर करते हैं समाज में? वकील साहब किस शहर की भीड़ क्या प्रदर्शित करती है? इस तरह के प्रश्न हम पाठ की विषय वस्तु के आधार पर अपनी अभ्यास कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को आप करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। देखिए ये युक्ति किसकी है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, वो घटते घटते एक दिन लुप्त हो जाता है, हो जाएगा। ये उक्ति किसकी है? ये बंसीधर की पिताजी ने। ये है पाठ की विषय वस्तु। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है, गोल, पूरा गोल, उसी प्रकार वेतन भी जिस दिन 1 तारीख को मिलता है पूरा। फिर चंद्रमा की कला धीरे 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 करते 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 अंत में लुप्त हो जाती है। अंत में चंद्रमा अमावस्या आते तक लुप्त हो जाता है। उसी प्रकार वेतन भी खर्च होते होते महीने के अंत आने तक समाप्त हो जाता है। इस तरह का प्रश्न, आपके बोधात्मक प्रश्न पाठ के आधार पर आ सकते हैं। दूसरा आता है आपके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थग्रहण संबंधी पर गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। गद्यांश पर, गद्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थग्रहण संबंधी। अब गद्यांश को पढ़ना है, जैसे अपठित गद्यांश को आप करते हैं, इसी प्रकार के पठित गद्यांश अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। अब पहला गद्यांश आप देख लीजिए। जब नमक का नया विभाग बना, जब नमक का, ये गद्यांश, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौबारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदां लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। पृष्ठ 6 पर, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 6 पर ये गद्यांश है। पृष्ठ क्या? ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? पृष्ठ जाया करते थे तक, जाया करते थे। पृष्ठ 6 पर
अब प्रश्न क्या बना है यहां पर? प्रश्न एक, ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? इसके निषेध से क्या परिणाम हुआ? उसके निषेध से क्या परिणाम हुआ? ये पहला प्रश्न बन के आया। लघु उत्तरी प्रश्न है, 2 या 3 नंबर में इस तरह के प्रश्न सकते हैं। गद्यांश में होगा 2 नंबर। ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु नमक। नमक। इसके निषेध का परिणाम ये हुआ कि लोग बाग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे, जिससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। ये इसका परिणाम। क्लियर? ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या है? नमक। इसके निषेध का परिणाम ये हुआ कि लोग चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे, जिससे रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। दूसरा प्रश्न तकता है, नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था? 2, नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का क्या कारण था? आकर्षण का क्या कारण था? क्या कारण था भाई? नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का कारण ये था कि ये नया नया विभाग था। इसमें ऊपर की कमाई होती थी। लोग घूस देकर, रिश्वत देकर अपना काम निकालते थे। इसलिए इस विभाग की नौकरी के आकर्षण का यही कारण था। क्या कारण था नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का कारण? नमक विभाग की नौकरी के आकर्षण का कारण ये था कि ये विभाग नया नया विभाग बना हुआ था। इसमें लोग रिश्वत दे करके चोरी छुपे व्यापार करते थे, अपना काम निकाला करते थे। इस विभाग में ऊपर की कमाई बहुत होती थी। ऊपर की कमाई इसके आकर्षण का कारण था। प्रश्न 3, फारसी का क्या प्रभाव था? फारसी का क्या प्रभाव था? फारसी का क्या प्रभाव था भाई? उस समय फारसी का प्रभाव था। फारसी पढ़े लिखे लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाती थी। फारसी जानने वाले लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाते थे। ये सुना है आपने? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये कहावत आपने सुनी। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए फारसी कोई कठिन नहीं थी। यानी फारसी ही उस जमाने में पढ़ा लिखा होने का क्राइटेरिया था। अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। औदे को पीर की मजार क्यों कहा गया? औदे को पीर की मजार क्यों कहा गया? ये प्रश्न। पीर की मजार कहा गया क्योंकि पीर की मजार पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से
नौकरी में ऊपर की कमाई के रूप में चढ़ावा मिलता है, इसलिए ओहदे को पीर की मजाक। वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद एक दिन पूरा दिखाई देता है, उसी तरह वेतन भी एक दिन पूरा दिखाई देता है, बाद में घटते घटते समाप्त हो जाता है। वेतन व ऊपरी आय में क्या अंतर है? वेतन पूर्णमासी का चांद है, ऊपरी आय बहता स्रोत है, यही अंतर है। एक दिन मिलता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ऊपरी आय निरंतर मिलती रहती है, रोजाना मिलती है, ये अंतर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गद्यांश संबंधी प्रश्न नमक के दरों का पाठ में इस तरह का पाठ की विषय वस्तु पर बोधात्मक गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न आपके इसमें से आएंगे। इसके बाद आता है पाठ 2। पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, आप जान चुके। ये भी गद्य पाठ है और मियां नसरुद्दीन पर आधारित है। इस बारे में आप पूर्व वीडियो में जानकारी ले चुके हैं। इसका रिवीजन वर्क आज आप करेंगे। इसके रिवीजन वर्क में हम वही देखेंगे, पहले वही वाली जो मैं बता चुका हूं कि पाठ की विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न गद्यांश पर आ रहे हैं। अब जरा सा मियां नसरुद्दीन पर हम प्रकाश डाल लें। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। इसमें मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। मसीहाई माने देवदूतों का। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर संते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि वह खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि उनका ये खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानवान थे। उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने ये काम अपने पिता से सीखा। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, यानी ABCD से आगे बढ़ता है, आ ई से शुरू होकर के आगे बढ़ता है, या फिर कच्ची पक्की दूसरी में होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करके, जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके ये हुनर प्राप्त किया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, ये उन्होंने बताया। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे
लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया, वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे उधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींच कर बोले कि आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका ने पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देती हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले कि तुन की पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हर व्यक्ति आज जल्दी में है, इसलिए जल्दी फटाफट बनाई, खाई और निकल दिए। ये मियां नसरुद्दीन के पाठ का सार था। अब देखिए इसमें पाठ की विषय वस्तु पर बोधात्मक प्रश्न। जब बोधात्मक प्रश्न की बात आती है तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक में पीछे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, उनके हम अभ्यास कर सकते हैं कि मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। भाई मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं। वे स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग एक महान कलाकारों जैसा है। अन्य नान भाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उनको नान भाइयों का मसीहा कहा गया। मियां ये विषय वस्तु पर आता है। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी। रोटी बनाने की कारीगरी जानने के लिए। रोटी बनाने की कारीगरी, इस तरह के प्रश्न बोधात्मक प्रश्न होंगे पाठ की विषय वस्तु पर आधारित। बहुविकल्पात्मक भी हो सकते हैं, वन वर्ड एक अति लघु उत्तरात्मक भी हो सकते हैं। ये आपके पाठ के ऊपर है। पाठ में से जितने आप अधिक से अधिक प्रश्न बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी। क्यों कि वो बादशाह का नाम नहीं जानते थे। ये उन्होंने ऐसे ही अंदाज से बादशाह का नाम दे दिया। ये पाठ की विषय वस्तु था। अब देखिए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न था, गद्यांश पर आधारित। साहबों गद्यांश। उस दिन साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नान भाइयों के मसीहा मियां नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी नान भाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए।
ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ 27 पर, पृष्ठ 27 ये गद्यांश। अब देखिए इसमें प्रश्न था, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके से क्या, हजारों, क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि दिल्ली में राजनीति, साहित्य और कला के हजारों प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा से हलचल मचाते रहते हैं। हजारों तरह के प्रतिभाशाली लोग दिल्ली में मौजूद हैं। हजारों हजारों मसीहों के धूम मतलब नानबाई किसे कहते हैं? यहाँ किस नानबाई का जिक्र हुआ है? नानबाई उस व्यक्ति को कहते हैं जो कई तरह की नान, रोटी जिसको बोलते हैं, रोटियां बनाने और बेचने का काम करता है। रोटियों में नान रोटी, जो नॉन खाते हैं उनको बनाने का जो काम करता है। यहाँ मियां नसरुद्दीन नामक खानदानी नानबाई का जिक्र हुआ है। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित है? मियां नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में थी। ये प्रश्न ठीक है। नंबर 1 प्रश्न 1, हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके, के धूम धड़ाके के धूम धड़ाके से क्या अभिप्राय है? से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है क्या? मतलब हजारों तरह के प्रतिभाशाली लोग दिल्ली में मौजूद होते हैं। दूसरा, नानबाई किसे कहते हैं? नानबाई किसे कहते हैं? अरे रोटी बनाने वाले को, नान रोटी बनाने वाले, तंदूरी रोटी जो बनाते हैं, नान रोटी जो बनाते हैं, उनको नानबाई कहते हैं। यहां किस नानबाई का जिक्र हुआ है? यहां किस नानबाई का जिक्र हुआ है? यहां मियां नसरुद्दीन का जिक्र हुआ है। यहां पर मियां नसरुद्दीन का जिक्र हुआ है। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहां पर स्थित है? मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहां स्थित है? कहां स्थित थी? मियां नसरुद्दीन की दुकान कहां स्थित थी? मियां नसरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले में स्थित थी। ये तब प्रश्न था। अब देखिए एक गद्यांश को और उदाहरण हम दे सकते हैं। मियां नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम? खैर,
आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। ये गद्यांश हैं आपके पृष्ठ क्रमांक 22-23 पर, पृष्ठ 22-23 ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। अब देखिए इसमें भी प्रश्न बनते हैं। गद्यांश पर अर्थग्रहण संबंधी जो प्रश्न बनते हैं वो पंच हजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है। प्रश्न ए, पंच हजारी अंदाज से क्या अभिप्राय है। पंच हजारी से क्या, पंच हजारी से अभिप्राय ये है कि 5000 सेनाओं के मालिक यानी सेनापतियों का जैसा अंदाज होता है वैसे अंदाज में अपने सिर को हिलाना पंच हजारी कहलाता है। अंग्रेजों के समय मुगलों के समय 5000 सिपाहियों के अधिकारी को पंच हजारी कहते थे। यह ऊंचा पद होता था, ऐसे पद पर बैठे व्यक्तियों की तरह अपना सिर हिलाना पंच हजारी अंदाज। प्रश्न 2, मियां ने लेखिका को घूर कर क्यों देखा। मियां ने लेखिका को घूर कर क्यों देखा। घूर कर क्यों देखा। मियां ने लेखिका को घूर कर क्यों देखा। मियां नसरुद्दीन को शक था कि कहीं लेखिका अखबार वाली तो नहीं। वे अखबार वालों से चिढ़ते थे, उन्हें खुरापाती मानते थे क्योंकि वे खोज करते रहते थे। इस कारण उन्होंने लेखिका को घूर करके देखा। लेखिका को अखबार वाली समझ करके, अखबार की पत्रकार समझ करके घूर करके देखा। अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय है। अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय है। अखबार वालों के बारे में उनकी क्या राय है। अखबार वालों के बारे में मियां की राय पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। वो अखबार वालों के साथ साथ अखबार पढ़ने वालों को भी निठल्ला मानते हैं। ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं, ये लोग बेकार के लोग। ये आपके साथ पाठ को पढ़िए, समझिए, इस प्रकार से प्रश्नों के निर्माण करने का प्रयास कीजिए। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।